Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narendra, UIGKO, that's International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी और जो अभी तक हमने MCQs और PYQ 2017 का किया है वो अभी तक आपने अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, अब हम फटाफट आ जा रहे हैं नेक्स्ट पे। बहुत ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारा अभी जो पहले का रिविजन है वो भी करना है आपको, है ना। तो PYQs हम लास्ट के लिए रखते हैं, रिविजन मैं मान के चल रही हूँ कि आप ऑलरेडी कर रहे होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको मिलती है एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आप जानते हैं। तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वीडियोस को सुनना है जो हम ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुके हैं। आपको हमारे पोर्टल पे जाना है या यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो और पुराने वीडियोस जो है उनको दोबारा रिव्यू कर सकते हो, फटाफट देख सकते हो। ठीक है, और अपन जब PYQs करेंगे तो जो हमने पहले का पढ़ा हुआ है वो आपको याद आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो हम बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगाएंगे, फटाफट आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2018 के हैं। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि आप जानते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसके ऊपर हमने पूरा वीडियो किया हुआ है और सोशल स्टडीज़ पे हमने बहुत सारे इस पर क्वेश्चंस भी किए हुए थे और हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस पर डिस्कशन की हैं। हमें ये भी पता है कि दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इनफैक्ट आर्कियोलॉजिस्ट अब ये भी मानते हैं कि प्राचीनतम तो ठीक है, शायद सबसे प्राचीन सभ्यता है, मेसोपोटामिया से भी पुरानी ही हो सकती है। हालांकि आज लोग मेसोपोटामिया मान के चलते थे, लेकिन अब कुछ ऐसे एक्सकवेशंस हुए हैं, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई हैं जिससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया से भी पुरानी सभ्यता है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आप समझ रहे हैं कि एक नदी के किनारे स्थित थी, जो उसको सप्त सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे 7 नदियों का आप कह सकते हैं संगम था। संगम इन द सेंस 7 नदियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती थी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में, और वहीं पे सभ्यता जो है वहाँ पे उभरी थी। ठीक है, इस पर काफ़ी सारे आपको मालूम है कि इसके काफ़ी सारे साइट्स जो हैं गुजरात में पाए गए, हमारे यहाँ कच्छ क्षेत्र में पाए गए, उसके अलावा आपको मालूम है हरियाणा में पाए गए। इंडिया में जो पाए जाते हैं ज़्यादा, जो आप जानते हैं आज की डेट में, आप मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा, वो आज की डेट में पाकिस्तान में है, लेकिन वो तो समय तो पूरा भारत ही हुआ करता था, राइट। और उस समय तो भारत भी नहीं हुआ करता था, तो भारत बनने से भी पहले की बात है। ठीक है, अब इसमें जब हम बात करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लोथल इज इन द लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, नहीं ये गलत है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं, अगर ढोलावीरा की, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सरकुटारा और उसकी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो जो है बिल्कुल सही है कि इंडस रिवर के किनारे स्थित था। ठीक है, ये मेन 2 शहर जो माने जाते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा एक्सकवेशन और सबसे ज़्यादा बड़े, जिसको आप कह सकते हैं सिटी सेंटर्स बोल सकते हैं आप, जहाँ पे आपको ग्रेट बाथ वगैरह और ईस्टर्न माउंट, वेस्टर्न माउंट वगैरह मिला था, वहाँ आप कह सकते हैं हड़प्पा मोहनजोदारो, जहाँ पे सील्स वगैरह भी बहुत मिली थी आपको। तो ये जो है जिसको जो एक्सकवेशन का नाम हमने पिछले PYQs में भी किया था, जिसमें नाम हमने किन की बात की थी, हमने राय बहादुर दयाराम साहनी की बात करी थी एक्सकवेशन के टाइम पे, और हमने किन की बात की थी, हमने राखलदास बैनर्जी के बारे में बात की थी, है ना। तो ये 2 जो सिविलाइजेशंस हैं ये दोनों ही इंडस नदी के तट पर स्थित हैं। ये आंसर जो है इसलिए आपका A है। ऑलराइट, नाउ लेट्स गेट टू अनदर वन। अब to become the judge of the Supreme Court of India, a person should have practiced as an advocate in High Court for at least। अब देखो, जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल साफ तौर पर ये इंश्राइंड है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या अनिवार्यता या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ इंश्राइंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ इंश्राइंड इन द आर्टिकल 124(3). ठीक है, आर्टिकल 124(3) में इंश्राइन किया गया है कि बनने की क्या आपको कह सकते हैं आप कि क्या मानक है या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो उसमें बताया गया है कि आपको कम से कम 5 साल तक का हाई कोर्ट का जज होना ज़रूरी है, या फिर एडवोकेट के तौर पे आपका कम से कम सर्विंग टाइम जो है वो 10 साल का होना चाहिए। ठीक है, या फिर एक आप कह सकते हैं ज्यूरिस्ट के तौर पे, एक रेप्यूटेड ज्यूरिस्ट के तौर पे, प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट के तौर पे आपकी एक वो होनी चाहिए। इसमें प्रेसिडेंट का भी काफ़ी रोल आता है। ठीक है, लेकिन मोटे तौर पे जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट का कोई बात नहीं है, ज्यूरिस्ट होना या अच्छा होना इनकी बात नहीं हो रही है। ठीक है, एक्सेप्शनल ज्यूरिस्ट या प्रोक्लेम ज्यूरिस्ट की बात नहीं हो रही है, हम सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। तो या तो 5 साल तक उनको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर कम से कम एडवोकेट उनको सर्व करना चाहिए तकरीबन फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सो द आंसर इज B, 10 ईयर्स, और हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट सर्व करना चाहिए। ठीक है,
नाउ टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हम ये जब हमने पढ़ा था बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स, या हमने यूनिवर्स के बारे में जब पढ़ा था, तब हमने ये बारे में डिस्कशन भी मैंने आपको किया था, काफ़ी सारी हमने डिस्कशन इस पर भी किया था, और मैंने आपसे कहा भी था ये बात कि जो दिन का जो एक दिन का जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम होता है, उतना ही टाइम इसको चाहिए होता है, विच मीन्स 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे का एक दिन होता है, हम जानते हैं ना, तो 24 घंटे का ही पीरियड इसको चाहिए होता है। तो आंसर इज ए। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग माइक्रोबीड्स। माइक्रोबीड्स क्या होती हैं? बेसिकली प्लास्टिक बीड्स भी इसको कहते हैं। ये छोटी छोटी आर्टिफिशियल, या आप कह सकते हैं कल्चर्ड पर्ल बीड्स टाइप की होती हैं, ठीक है। तो इनको अगर आप कहते हैं कि दे हेल्प इन रिमूविंग डेड स्किन सेल्स फ्रॉम बॉडी, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैज क्लासिफाइड देम एज अनसेफ फॉर द यूज इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, दे आर ऑल्सो यूज इन टूथपेस्ट। अब इसमें से एक चीज़ समझ लो कि हाँ, इसको एज अ क्लेंजर्स, जो फेशियल क्लेंजर्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। बहुत छोटू छोटू से ये माइक्रो प्लास्टिक टाइप के पर्ल होते हैं, मतलब सिंथेटिक पर्ल जैसे होते हैं, और उसको अगर आप करते हैं तो आपकी स्किन के जो डेड सेल हैं वो रिमूव करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे फेशियल क्लेंजर्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इसको क्लासीफाई किया है। हाँ, ब्यूरो ऑफ जब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो BIS है ना, BIS हम ज़्यादातर गोल्ड मार्किंग के साथ ही समझते हैं, लेकिन ये बेसिकली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। जैसे ISI मार्किंग होती है ना, VSA, वैसे ही BIS मार्किंग भी होती है। तो इन्होंने बेसिकली अपनी एक रिपोर्ट दी थी जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, NTG को, NGT को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इन्होंने एक रिपोर्ट दी है BIS ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो है ये अनसेफ है अगर इसको कॉस्मेटिक में इस्तेमाल किया जाए, और ये नेचर के लिए भी ठीक नहीं है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं है, तो उसको बैन कर देना चाहिए। तो ये बात जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। टूथपेस्ट में नहीं, टूथपेस्ट में ये यूज़ नहीं की जाती, टूथपेस्ट में यूज़ करने से ये बैंड है, और ये रिपोर्ट हमें किससे मिलती है? कोलगेट से मिलती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको आंसर जो है वो क्लियर है, आपको 1 and 2 ओनली। Now next, where is the International Rice Research Center located? तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रिसर्च सेंटर है ये जिस जगह पे लोकेटेड है वो तो ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 19 ऐसे देश हैं जहाँ पे इनका सेंटर है, जहाँ पे इन्होंने बना रखा है, और उनके पास तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो है वो स्टाफ है। मतलब कितने लोग हैं? 19 कंट्रीज़ में इनका के लोकेशंस हैं, ठीक है। 19, पहले 17 थे, अब उनसे बढ़ के 19 हो गए हैं, मतलब अभी अपन 17 आधिकारिक तौर पे 17 है, 2 और बढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पे इनकी लोकेशन है, 1000 से ज़्यादा स्टाफ है, 1000 से ज़्यादा इनका स्टाफ है, और जगह जो है बेसिकली इसको आप कह सकते हैं लॉस बानोस करके जगह है, लॉस बानोस करके जगह। अगर नाम से समझ गए हो तो नाम बात हो रही है फिलीपींस की, ठीक है, फिलीपींस की बात हो रही है, वहाँ पे ये एग्जैक्ट लोकेशन जो है लॉस बानोस में है। आंसर सही है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं विच बायोस्फीयर रिजर्व लायन टेल मैकेक्वे इज़ द की फॉनल स्पीशीज़ फाउंड। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पीशीज़ है कहाँ फाइंड आउट होती है, ये बेसिकली हमारे केरल क्षेत्र में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के क्षेत्र में फाइंड होती है। और अगर मैं इसमें बात करती हूँ तो जैसे आप जानते हैं बायोस्फीयर रिजर्व या बायोडाइवर्सिटी जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो बड़ा सेंटर हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी का माना जाता है, जो कि आप जानते हैं जब हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, या जिनको हम नीलगिरी के नाम से भी जानते हैं, सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ये वहाँ पाई जाती हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ऑप्शन बहुत क्लियर है कि हम बात कर रहे हैं द ग्रेट नीलगिरी की, नीलगिरी में पाई जाती हैं बेसिकली। वेस्टर्न घाट और सह्याद्री माउंटेन्स सब एक ही बात है ना, सब इसी में आएगा। और कितना लंबा है ये? तकरीबन 1600 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। 1600 मतलब ये अगर आप इंडिया का नक्शा देखते हैं तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आपको मिलेंगे, इनका स्ट्रेच 1600 किलोमीटर्स है। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ इंडेंजर्ड जो बायोस्फीयर्स है या इंडेंजर्ड बायोडाइवर्सिटी है वो आपको सब यहीं मिलेगी ज़्यादातर, ठीक है। हब भी बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी का। Now, which of the following countries lay claim on the Paracel Island? Paracel Island जो कि एक आर्चिपेलेजो है, इस पे मैं आपको बता दूं कि इसमें एक्चुअली इसमें 3-4 कंट्रीज़ ने अपना वो कर रखा है, ठीक है। इनफैक्ट 5 कंट्रीज़ का अगर हम नाम लेते हैं, फ्रेंच इंडो की भी अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने भी यहाँ पे अपना वेदर स्टेशन जो है ये तो 1930s में ही खोल लिया था, ठीक है। उसके बाद हर चीज़ें चेंज हो गई, काफ़ी कुछ जो है परिवर्तन हो गया, वो बातें अलग हैं। लेकिन काफ़ी सारी कंट्रीज़ आज की डेट में अगर आप देखते हैं आर्चिपेलेजो उस पर, तो वियतनाम, ताइवान, चाइना, ये सभी कुछ जो है साउथ चाइना में पड़ता है ये। तो चाइना, तो अगर साउथ चाइना में कोई चीज़ पड़ रही है तो उसकी हो ही जाती है, ठीक है। तो चाइना, ताइवान और वियतनाम तीनों ही इसके ऊपर अपना हक जता रहे हैं,
इनफैक्ट एक टाइम था जब जापान ने भी अपना जो है राइट जो है इस आर्चिपेलागो पे जमा दिया था, है ना, और उन्होंने कहा था कि हम इसको एनेक्स करेंगे, और ये बेसिकली एनेक्सेशन के मूड में। और जैसे मैंने कहा कि फ्रेंच इंडो ने तो क्या बनाया था, वहाँ पे वेदर स्टेशन भी बना लिया था, ठीक है। और जापान ने कब किया था, जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था उसके पहले ये किया था, लेकिन उसके बाद जब वो हिरोशिमा नागासाकी वगैरह में जो बम फूटा तो एकदम ही वो मोक्षी रहा, उन्होंने फिर पकड़ ली थी, जैसे मैंने बताया। बिल्कुल ही वो पॉलिटिकली इस तरह की जो लड़ाई झगड़े और एनेक्सेशन और हथियाना इन सब से दूर चले गए थे, है ना। पहले तो उनका जो टिफ थी वो जापान और चाइना के साथ भी थी, जापान की इस मामले में, लेकिन बाद में फिर वो बिल्कुल ही विड्रॉ कर जाते हैं और वो अपने आप को सस्पेंड कर देते हैं कि उनका कोई क्लेम नहीं है इसके ऊपर, वो अपना एनेक्सेशन का क्लेम हटा देते हैं। तो अभी यहाँ पे जो 3 नाम आ रहे हैं, तो जापान और फ्रेंच इंडो की तो बात हो नहीं रही है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे 3 कंट्रीज जो हैं, वियतनाम, ताइवान और चाइना। सो द आंसर इज 1, 2 एंड 3, ठीक है। साउथ कोरिया ने नहीं किया कभी। नाउ कार्माइन जो है, अ पाउडर यूज्ड एज एन एलन कॉम्पसिंग डाई इन रेड फूड लाइक कैंडी, आइसक्रीम एंड योगर्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम। मैं आपको एक और बात बता दूं, कार्माइन को नेचुरल इंग्रेडिएंट माना जाता है, नेचुरल सब्सटेंस माना जाता है, और इस वजह से अगर आप बात करते हैं एफडीआई अप्रूव्ड है ये, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं एज अ नेचुरल फूड ग्रेडिंग, इनफैक्ट यहाँ तक भी है कि यूएस में या यूरोपियन यूनियन में अगर आपको लाल कलर का इस्तेमाल करना है फूड में तो सिर्फ इसी की अनुमति थी, ठीक है। तो ये भी आप समझ लीजिए। अब मैं आपको बता दूं बेसिकली कि ये एक बीटल से बनता है, ठीक है, और ये उस बीटल को सुखाया जाता है, उससे बनता है। हालांकि इस पे बहुत ज़्यादा पीटा वालों ने भी बाद में बात की थी। खैर ये इससे बनता है, बीटल से बनता है, और बहुत बड़ी मात्रा में इनको इस्तेमाल जो है इनका किया जाता है फूड कलर बनाने के लिए। और मैं ये जो है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरियाज में साउथ अमेरिका में पाया जाता है ये बीटल, और इसका नाम है रेड कोचिनियल बीटल, ठीक है। रेड कोचिनियल बीटल इसको कहा जाता है। फाइन, बेचारा अच्छा सेसाइल सा पैरासाइट है ये, इसको मार के और सुखा के जो है वो ये डाई बनाते हैं। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वन ऑफ द सेंट्रल नोडल एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन। अब प्राइस सपोर्ट स्कीम की बात हो रही है, पीएसएस जिसको बोलते हैं, और प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात हो रही है स्कीम की। अगेन पीएसएस बोला जाता है इसको, ठीक है, पीएसएस बोला जाता है। अब नाबार्ड या जो बाकी आपको समझ में आ रहा है, सबसे पहले एक जो नाम समझ में आ रहा है वो क्या आ रहा है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, दोनों चीज़ें हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। एक जो नाम यहाँ पे समझ में आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव, इसका फुल फॉर्म बताओ, ठीक है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका NA और बेसिकली FED, तो बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं, ऑप्शन ए की, ठीक है। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि कंट्रोल करता है और स्टेबलाइजेशन और क्या करता है, बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन करता है प्राइस सपोर्ट स्कीम का, और सुनिश्चित करता है पीएसएस को। तो आंसर क्या हो गया है, आंसर हो गया है ए, NAFED, ठीक है। अब इनकी बात कर लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट इंडियन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया टू हैव वन मेडल इन द इंडिविजुअल ओलंपिक इवेंट। अब इंडिविजुअल की जब हम बात कर रहे हैं, मेडल की और इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो अपन ने अभी तो बहुत सारे नाम हो गए हैं, ठीक है, लेकिन बड़े सालों तक हम कहते थे कि यार इंडिया के पास कोई मतलब ओलंपिक में हम अपनी छाप नहीं छोड़ पाते, है ना। तो पहला व्यक्ति जिसने अपनी छाप छोड़ी थी हमारे स्पोर्ट्स के थ्रू इंडिविजुअल गेम्स में, वो कौन थे, वो KD जाधव जी थे। और ये वही टाइम था जब आप कह सकते हैं कि ध्यानचंद जो थे, आपको मालूम है, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, जिनके नाम पे हमारा स्पोर्टिंग जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है वो राजीव गांधी खेल रत्न से बदल के इनके नाम पे रख दिया गया है, या ध्यानचंद स्टेडियम बोला जाता है। ये ध्यानचंद के नाम पे तो बहुत सारे एक्लेमेशन और एक्लॉड्स हैं इंडिया में। तो वो जो थे वो हमारे हॉकी गेम में आप कह सकते हैं जिन्होंने झंडे गाड़े हुए थे टीम स्पोर्ट्स में। 6 हमने लिटरली 6 टीम स्पोर्ट्स में झंडे गाड़े हुए थे, और आखिरी में जब हमने पाकिस्तान को जो हराया था तो उसमें तो पूछिए ही मत कितना एकदम इंडिया का जो है वो जो आप सोच सकते हैं ना यूफोरिया किस लेवल पे होगा, राइट। तो अब खैर टीम स्पोर्ट्स में हॉकी था, क्रेडिट गोज टू द विजर्ड ऑफ द हॉकी ध्यानचंद जी, और वैसे जो पहले इंडिविजुअल थे वो थे KD जाधव।
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोग्राफी ऑफ लेडी माउंटबेटन। लेडी माउंटबेटन एडविना माउंटबेटन, ठीक है, एडविना माउंटबेटन उनका नाम था। आप जानते हैं इनको पत्नी के तौर पे किसकी, लॉर्ड माउंटबेटन की, और माँ थी ये पैमेला माउंटबेटन की। इनकी दोस्ती जो है वो जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हैं उनके साथ काफ़ी जानी जाती है। शी वॉज अ पर्सन ऑफ अ ओन माइंड एंड अ ओन सेट्स एंड एवरीथिंग, एंड शी वॉज अ वेरी इंडिपेंडेंट वुमन, ठीक है। और इनके जो ऑब्वियसली फैमिली है, शी बिलोंग्ड टू ऑफ कोर्स, मतलब आप ये तो मानते ही हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ थी, पर इवन अपार्ट फ्रॉम दैट लॉर्ड माउंटबेटन भी आप जानते हैं एक रॉयल लीनियज थी उनकी। लेकिन उसके अलावा भी कहा जाता है दैट शी वाज अ पर्सन ऑफ अ ओन। अगर आपने पैमेला माउंटबेटन की किताब पढ़ी है, जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, जिसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और के बारे में भी काफ़ी कुछ बोला है, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और एडविना माउंटबेटन के बारे में अपना जो उनका इक्वेशन था उसके बारे में बोला है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं अभी जो डायरी ऑफ द यंग गर्ल, तो एन फ्रैंक की है, बहुत फेमस किताब है, बच्ची ने लिखी थी 13 साल की, जिसको मार दिया जाता है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, जिसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो पहला नाम है एडविना माउंटबेटन अ लाइफ ऑफ अ ओन, बेसिकली ये वो किताब है जो कि जेनेट मॉर्गन ने ये किताब लिखी है, ठीक है। जेनेट मॉर्गन ने ये किताब लिखी है, जेनेट मॉर्गन ने, और ये इनकी बड़ी फेमस बायोग्राफी मानी जाती है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक अलग नज़रिया, एक अलग पहचान जो हमारे इंडियन बायोग्राफर से आपको नहीं मिलती, वो आपको पता चलेगा, वो आपको देखने को मिलेगा एडविना माउंटबेटन के बारे में। ओके, so the answer is of course you know A, Edwina Mountbatten. In its exact wording, the proverb जो कि बहुत फेमस प्रोवर्ब है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये किस में अपीयर हुआ था? तो मैं आपको एक बता दूं कि बहुत ही फेमस ब्रिटिश थ्योरिस्ट थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था, और इसके बाद ये फेमस काफ़ी सारी जगहों पे हुआ, एज अ प्रोवर्ब जो है बन गया, मतलब जगह जगह जिसको आप कहते हैं ना कहावत के तौर पे मशहूर हो गया, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि कोई चीज़ जो है वो राइटिंग में आती है, लिटरेरी राइटिंग में आती है, और फिर वहाँ से वो प्रोवर्ब या मुहावरे का जो है वो रूप ले लेती है। तो बिल्कुल इसके साथ भी ये हुआ था। और जैसे मैंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल, आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी थे, उनके द्वारा लाई गई थी। और बाद में लेकिन फेमस अगर आप बात करते हैं तो उसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कर दिया था, जब उन्होंने अपना, जब उनकी जो वर्किंग थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन आप जानते हैं ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन एक नाम तो अभी अपन आंसर में डिस्कस करेंगे। ये वर्क फेमस किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन, आई एम वेरी श्योर, इतना तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप समझ गए होंगे, नाम जो आता है उनके वर्क का, पुअर रिचर्ड एल्मेनाक। पुअर रिचर्ड एल्मेनाक में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको इस्तेमाल किया था, और वो फिर से बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं जो उसको पॉपुलैरिटी थी वो इस पे जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जब इसका इस्तेमाल किया तो ये अलग लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी पे बढ़ गया। और आज की डेट में अगर आप इसको एसोसिएट करते हैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन से करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया था। ये पुअर रिचर्ड एल्मेनाक जो है ये 1736 में जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखी थी, लेकिन इसका सही और पहला इस्तेमाल करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे एल्जर्नन सिडनी, ठीक है। तो आंसर इज बी, एल्जर्नन सिडनी। नाउ अब इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी, क्योंकि स्पोर्ट्स वाले में जब हमने बात की थी तो हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, कप्स वगैरह हमने डिस्कस किए थे वहाँ पे, ट्रॉफीज़ एंड कप्स। तो आप जानते होंगे कि इनमें से कौन सी ट्रॉफी या कप जो है वो पर्टेन करती है आइस हॉकी गेम को, डज नॉट पर्टेन, सॉरी, है ना। तो आप ये जानते हैं कि जब प्रेसिडेंट कप से वेल्स ट्रॉफी की बात की थी मैंने, प्रिंस ऑफ वेल्स ट्रॉफी या स्टैनले कप, तो ये सारे ही जो हैं वो आइस हॉकी से रिलेटेड हैं। सिर्फ एक जो है ये एजरा कप पोलो का कप है, ठीक है। पोलो आप जानते हैं ना, घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, ठीक है। तो पोलो का कप है ये, तो एजरा कप जो है उसका आंसर है, आंसर इज ऑफ कोर्स ए देन, ठीक है। On which of the following dates राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एवरी ईयर? अक्षय ऊर्जा दिवस, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये राजीव गांधी जब यहाँ पे लिखा है तो ये बहुत सिमिलर से एक बात है कि राजीव गांधी क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे और उनकी हत्या कर दी जाती है श्रीपेरुम्बदूर में। पहली ऐसा केस था इंडिया में जब आप कह सकते हैं ह्यूमन बॉम्ब के ज़रिए जो है हत्या की गई थी, और असैसिनेशन इस लेवल पे और इतने बड़े VVIP का हुआ था। तो
बहुत सारी चर्चा भी इसने बटोरी थी। उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार आई, बहुत सारी चीज़ों का नाम जो है, जैसे इनफैक्ट राजीव रत्न खेल पुरस्कार भी जो है वो राजीव गांधी के ऊपर नाम रख दिया गया था इसका, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, राजीव गांधी स्टेडियम भी नाम रखा गया। इसी तरह ये ऊर्जा जो है, आप कह सकते हैं अक्षय ऊर्जा दिवस भी जो है इनकी याद में मनाया जाता था, या इनके जो बर्थडे है उस दिन मनाया जाता था। और तो इनका बर्थडे कब आता है, ये आप जानते हैं, इनका जन्म जो था वो 1944 में बॉम्बे में हुआ था। माता जी इनकी इंदिरा गांधी थी, पिता इनके फिरोज़ गांधी थे, और इनका जन्म जैसे हुआ, मैं बता दूं आपको कि 20 अगस्त 1944 को जन्मे राजीव गांधी। 1984 में अपनी माँ के निधन के बाद, जो कि बहुत ही रिलक्टेंट पॉलिटिशियन इनको कहा जाता है क्योंकि ये एयरलाइंस में पायलट थे, और अपने भाई की मृत्यु के बाद इनको पॉलिटिक्स में आना पड़ा अपनी माँ को सपोर्ट करने के लिए। और 1984 में जब इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या कर दी गई ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, मतलब उसमें आप कह सकते हैं अक्टूबर 1984 में, तो फिर इनको ही वाज स्worn एज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा जाने जाते थे अपने एनर्जी सेक्टर में काम करने के लिए, या फिर आप आईटी रेवोल्यूशन के लिए राजीव गांधी का नाम जोड़ा जाता है। तो 20 अगस्त क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, 20 अगस्त 1944 बेलव्यू नर्सिंग होम बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था। इस वजह से ये जो अक्षय ऊर्जा दिवस है वो उनके जन्म पे बनाया जाता है, जन्मदिन के अवसर पे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ which among the following is the main industry of MENA region of the world? अब मीना का रीजन ऑफ द वर्ल्ड आपको मालूम होगा कि हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट, ठीक है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका की बेसिकली, ठीक है। इसको बोला जाता है MENA रीजन या मीना रीजन, जो भी आप बोलना चाहें, पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इसको बोला जाता है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हैं मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में, ये आप जानते हैं कि यहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार जो है माना जाता है, पाया जाता है। हालांकि अभी ये जो रीजन है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जूझ रहा है, जो कि येमेन, लीबिया, इसराइल में जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसकी वजह से ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेल रही है और काफ़ी ज़्यादा impact हुई है। So we know the answer is C, petroleum and natural gas. Now, which of the following countries share the southern boundaries of Egypt, southern border of Egypt? अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम बात करते हैं लीबिया, सूडान और इजराइल, ये तीनों ही कंट्रीज जो हैं वो इजिप्ट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। बताओ कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे सदर्न बॉर्डर की बात हो रही है, ठीक है। तो सदर्न बॉर्डर जो मतलब नीचे आ गई, ठीक है। तो इस सदर्न बॉर्डर में अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें तो आ जाता है आपका सूडान, ठीक है। तो अपना आंसर तो अपन को यही मिल गया, सूडान, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं ईस्ट साइड जाएगा ना, नहीं नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं, या हम क्या बात करते हैं साउथ में, वेस्ट में इजराइल जो है वो इस साइड, ओके। इस साइड अगर अपन देखेंगे तो इस साइड इजराइल होगा, नहीं इस साइड नहीं होगा, सॉरी ये तो वेस्ट हो गया। इजराइल इस साइड मान लो आप, नॉर्थ, थोड़ा सा नॉर्थ की साइड पे आप मान सकते हो, नॉर्दर्न साइड पे, या किस साइड पे आप बोलेंगे यार इसको एग्जैक्टली, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे आप बोल सकते हैं एक तरह से, है ना। तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो है उसका वो आप इजराइल मान सकते हैं, और वेस्टर्न साइड जो यहाँ पर है तो यहाँ पे आता है लीबिया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं साउथ में क्या आता है सूडान आता है, सुदास लिख दिया मैंने, सूडान आता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आपका, हाँ नॉर्थ ईस्ट में ही आपका इजराइल आता है। अब यहाँ पे इजिप्ट का नक्शा होता तो मुझे ज़्यादा क्लियर होता, लेकिन हाँ नॉर्थ ईस्ट में ही आता है आपका इजराइल, और लीबिया जो आता है आपके वेस्ट में आता है। तो ये सारी कंट्रीज शेयर करती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सदर्न लिखा हुआ है तो हमारा आंसर जो है वो बी है, ठीक है, ओके कूल। अब महाभारत तो सबने सुनी है, महाभारत हमने पढ़ी भी है, महाभारत के ऊपर हमने डिस्कशन भी किया है। जब हमने दशराजन किंग्स की और उनकी लड़ाई की बात की थी तब से हमने महाभारत के ऊपर बात की है ना, भारत वंश की हमने बात की है, और हमने काय की बात की थी, हमने कौरव पांडव, और हमने कृष्ण भगवान की बात की थी, और हमने क्या बात की थी, हमने गीता के सार की भी बात की थी। उसमें हमने फिर पंचाल की बात की थी, पंचाल नरेश और उनकी पुत्री पांचाली जो कि द्रौपदी हैं, हमने उनकी भी बात की थी। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर है, और ये सेम क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर चुके हैं, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि इनकी माँ कौन थी। अब बेसिकली आप देख लीजिए, महाभारत जो है लार्जेस्ट एपिक या लॉन्गेस्ट एपिक माना जाता है वर्ल्ड में, ठीक है। पांडव और कौरव की लड़ाई है वो आप जानते हैं, एंड द ट्रायम्फ ऑफ द राइटनेस ओवर द इविल, हु इन द महाभारत इज द मदर ऑफ, बेसिकली किसकी बात हो रही है, प्रतिविंध्या,
सुतोसुमा, श्रुतकर्मा, सतानिका एंड श्रुतसेना। तो किन कौन है इनकी माँ? जैसे मैंने बताया, पंचाल नरेश की पुत्री पांचाली, और जो पांडव थे उनकी जो जिनको आप कहते हैं कि उनकी पत्नी द्रौपदी, और जिनकी वजह से और जिनका अपमान किया गया था पूरी सभा में, और उसके बाद राज्यसभा में उनको बुला के उनका अपमान किया था दुर्योधन ने। और इसके ऊपर जो वजह बनती है बेसिकली महाभारत के युद्ध की, है ना। मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो बेसिक एक कारण था जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि भीम ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं छाती का लहू जो है वो पीऊंगा। तो ये सब जो चीज़ें हुई थी, आपको मालूम है कि ये कहाँ किसकी वजह से हुई थी? ये कहीं ना कहीं कारण जो था वो जब द्रौपदी को दाव पे लगा देते हैं युधिष्ठिर, तो उसके बाद जब उनको बुलाया जाता है और उनका अपमान किया जाता है, और उनका आप कह सकते हैं कि फिर वासुदेव आए थे उनका चीर बचाने के लिए। ये पूरी घटनाएं जो है महाभारत की हैं, ये आप जानते हैं। तो आपने अगर महाभारत देखी है या पढ़ी है तो आप इसका आंसर भी जानते हैं। आंसर है इसका सी, द्रौपदी। अब the cedar tree is the national emblem of this country. Apart from this, it is also the logo of the flag carrier of airlines, Middle East Airlines. अब आपको अगर ये देखा होगा तो इसमें एक रेड और वाइट कलर का एक आप कह सकते हैं कि इसमें एक सेडर ऐसे ग्रीन से कलर का एक 3 कलर का कॉम्बिनेशन है, मतलब रेड, वाइट एंड ग्रीन, और ग्रीन कलर का सेडर ट्री है, वो आपको दिखेगा इस एयरलाइंस के लोगो पे। अगर आपने देखी है कभी तो आपको पता चल जाएगा फटाफट, और अगर नहीं देखी है तो फटाफट गूगल करके देख लो, ठीक है। और ये कंट्री है बेसिकली लेबनन का, ठीक है। सेडर ट्री जो है बेसिकली लेबनन का नेशनल एम्बलम है, और आपको उसकी जो मिडिल ईस्टर्न एयरलाइन है उसका लोगो भी आपको बिल्कुल वैसे ही दिखेगा, ठीक है। अब इनके बारे में जब बात हो रही है तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो अपन सिर्फ नाम डिस्कस कर लेते हैं, सफिशेंट है। और बाकी अपन ने इनके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, क्योंकि अपन ने जब एनिमल किंगडम एनिमिलिया पढ़ा था तब अपन ने बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन नॉर्दर्न अमेरिकन ग्रासलैंड. इट बिकेम नियरली एक्सटिंक्ट बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पोचिंग एंड स्लॉटर along with the introduction of bovine diseases, but now its number is rebounded due to its conservation in national parks. पहले तो बिल्कुल पूरी तरह से इनका नंबर जो है ख़त्म हो गया था, लेकिन क्योंकि ये नेशनल एनिमल है तो इनके ऊपर कंजर्वेशन की बहुत बड़ी मुहिम चली थी, जिसकी वजह से अभी इनका नंबर जो है वो ठीक ठाक हो गए हैं, बढ़िया हो गए हैं। और अभी आप कह सकते हैं इसको नेशनल एम्बलम नहीं, सॉरी, नेशनल मैमल कहा जाता है यूएस का। और हमें पहचानना है तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं अमेरिकन बाइसन की। देख रहे हैं वो जो अमेरिकन बाइसन है भाई साहब, वो जो है अब उनका नंबर ठीक ठाक हो गया। पहले उनका नंबर बहुत बुरी हालत में गिर रहा था, जो कि बहुत दिक्कत का कारण था, लेकिन अभी बहुत ही बढ़िया से सही नंबर है, रिबाउंड हो गया है। अब ये बेसिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट से भी बाहर चले गए हैं, और ये क्रिटिकली डेंजर्ड की लिस्ट में भी नहीं आते, ठीक है। अब द टाउ ऑफ क्रिकेट अगर बात की जाती है, अ गेम ऑफ डेस्टिनी एंड द डेस्टिनी ऑफ गेम इज बुक रिटन बाय, ये किताब अगर हम कहें तो एक तरह से आप कह सकते हैं क्रिटिकल एनालिसिस किया गया है। इसमें एक थोड़ा सा विवादित बयान ये आया था कि इन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर्स ने इसको डेवलप नहीं किया है, पर एक्सीडेंटली दे फाउंड दिस गेम, ठीक है। तो इसके ऊपर काफ़ी सारी चर्चा और काफ़ी सारी बात हुई थी जब ये किताब आई थी। और ये किताब बेसिकली एनालिसिस करती है गेम का साइकोलॉजिकल, एक तरह से उसका जो गेम का डेवलपमेंट है, ओरिजिन है उसके ऊपर, और बहुत सारा उसके ऊपर डिस्कशन जो है इसके ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसका जो विवादित ये एक पार्ट था, इसके ऊपर काफ़ी सारा क्रिटिकल वो भी हुआ है, काम भी किया गया है। और हम बात कर रहे हैं बेसिकली आशीष नंदी की किताब की, ठीक है। ये बात है द टाउ ऑफ क्रिकेट, वन गेम्स ऑफ डेस्टिनी एंड डेस्टिनी ऑफ गेम, ओके। Pandit Vishwa Mohan Bhatt, who has won the prestigious Grammy Award, is an exponent in which of the following musical instrument? आपको ये मैं बता दूं कि ग्रैमी अवार्ड जो कि बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड माने जाते हैं जब हम संगीत की बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड विनर होना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा की बात है। और भारत से अगर आप बात करते हैं तो विश्व मोहन भट्ट, इनका नाम आपने 100% सुना होगा। जैसे आपने सरोद में या शहनाई में आपने नाम सुने होंगे, आपने सितार में पंडित रविशंकर का नाम सुना होगा, जैसे आपने बिस्मिल्लाह खान की शहनाई सुनी होगी, वैसे ही आपने मोहन वीणा में इनका नाम सुना होगा, जो कि बेसिकली एक तरह का स्लाइड गिटार होता है, ठीक है। तो उसमें आपने इनका नाम सुना होगा। इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, और हम बात कर रहे हैं कब की? हम बात कर रहे हैं 1950 की, ठीक है। काहे में मिला था? मोहन वीणा, जिसको हम क्या बोलते हैं?
नेक्स्ट मोहन वीना, जिसको हम एक सेकेंड, मोहन वीना जिसको हम स्लाइड गिटार, अगर आप नॉर्मली इसको समझेंगे तो स्लाइड गिटार के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि बहुत पहले मिला था, मतलब हम बात कर रहे हैं 1950s में, 27 जुलाई 1950 को इनको नवाजा गया था, 27 जुलाई 1950 को। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया है और ये काफ़ी फेमस नाम है, ये वैसे आपको पता होगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं मान के चल रही हूँ। नाउ नेक्स्ट, on 6th April 1896, the American won the triple jump medal to become the first Olympic champion in more than 1500 years. इनके बारे में बहुत सारी बातें हुई थी और उस टाइम पे 1896 में 1500 साल बाद ये आप कह सकते हैं कि ओलंपिक चैम्पियन जो है वो बने थे ये। और इनका नाम अगर आप बात करते हैं तो ये सेकंड और थर्ड भी आए थे अलग अलग उसमें, मतलब जो फर्स्ट आए थे वो तो अपने आप में है ही। हम बात कर रहे हैं बेसिकली जेम्स कॉनली की, और जेम्स कॉनली अगर आप बात करते हैं तो ये लॉन्ग जंप में तो 2 और इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, विच वॉज लॉन्ग जंप एंड हाई जंप, जिसमें ये अगर आप बात करें तो सेकंड और थर्ड पोजीशन में आए थे। मतलब हाई जंप में इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की थी और लॉन्ग जंप पे थर्ड पोजीशन आई थी, और फर्स्ट पोजीशन जो थी वो आप जानते हैं कि ओलंपिक चैंपियनशिप ट्रिपल जंप में इनको मिली थी। ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं किसकी, जेम्स कॉनली की। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली, जैसे मैंने कहा कि हम किंगडम एनिमिलिया बहुत बार और बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे पास इसका आंसर होगा, आप ये आंसर जानते भी होंगे। हर्मोफ्रोडाइट के बारे में भी हमने पढ़ा था। हर्मोफ्रोडाइट्स मतलब वो जीव, वो जंतु जिनके अंदर दोनों ही मेल और फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, या तो उनके अंदर ऑलरेडी वो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं या फिर वो नेचुरल कंडीशंस में एनवायरनमेंट के हिसाब से आप कह सकते हैं कि परिवर्तित होकर मेल से फीमेल बनने के उनके अंदर एक तरह से आप कह सकते हैं काबिलियत है, अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स को चेंज करने की या अपना जेंडर को चेंज करने की उनके अंदर काबिलियत है। ठीक है, या फिर दोनों की सम्मिलित हैं, ये भी है। तो इसमें मैंने आपको जब बताया था तो आपको ये बताया था मैंने कि काफ़ी जो मैक्सिमम प्रजातियां स्नेल और स्लग की जो होती हैं वो हर्मोफ्रोडाइट्स होती हैं, ये तो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये हमने डिस्कशन किया था। अब अगर हम क्लाउन फिश की भी बात कर रहे हैं तो क्लाउन फिश में भी अगर मैं डिस्कशन कर रही हूँ तो एक तरह का हर्मोफ्रोडाइट है ये, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं प्रोटोडस, आई थिंक। एक सेकेंड, प्रोटोटेंड्रस या ऐसा कुछ था वो, मैं नाम एग्जैक्टली भूल रही हूँ, पर शायद प्रोटोटेंड्रस ही था वो। ठीक है, आप एक बार इसको गूगल कर सकते हैं जैसे, लेकिन मुझे यहाँ तक याद है मैं सही बोल रही हूँ, प्रोटोटेंड्रस ही कहा था। प्रोटोटेंड्रस हर्मोफ्रोडाइट जो है वो क्लाउन फिश को भी बोला जाता है। तो हमारे पास एक आंसर जो बच जाता है वो गंदे से, जिसको हम बोलते हैं कसेरी, है ना हिंदी में, तो बेसिकली हर्मोफ्रोडाइट। प्रोटेंड्रस ही है जहाँ तक है ना, प्रोटेंड्रस ही है। बहुत टाइम हो गया मुझे भी पढ़े हुए तो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन प्रोटेंड्रस हर्मोफ्रोडाइट ही होती है क्लाउन फिश। ठीक है, तो आंसर जो हमारे पास बचता है वो बचता है कॉकरोच। कॉकरोच होते हैं कसेरी, वो हर्मोफ्रोडाइट नहीं होते। अब टम्बलर तो यूज़ करते होगे ना, टम्बलर वगैरह तो ब्लॉगिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो बहुत ही आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन ऐप टम्बलर। अब इसके लिए आप एक बात कर लीजिए कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, ये तो हम सब जानते हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, अलाउ यूजर टू पोस्ट मल्टीमीडिया कंटेंट ऑन शॉर्ट फॉर्म ऑफ ब्लॉग। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये हम जानते हैं, तो आंसर ऑफकोर्स हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ANB। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात थी नहीं है। अब इसमें बात कर लेते हैं हम, सिमोना हेलेप ने फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल टाइटल जीता था 2018 में, और ये सेकंड रोमेनियन वुमेन जो है वो बन गई थी। ठीक है, रोमेनियन थी। वर्जीनिया ने जब ये टाइटल जीता था तो उसके बाद सेकंड रोमेनियन वुमेन टू हैव वन दिस टाइटल आफ्टर वर्जीनिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। वर्जीनिया ने बहुत पहले जीता था 1978 में, उसके बाद ये दूसरी औरत बनी थी जिन्होंने ये जीता था। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने पहला इनका मेजर टाइटल था और इन्होंने इसमें हराया था सिलोन स्टीफेंस को। ठीक है, तो इस वजह से इनका बहुत बड़ा नाम भी था और इनको बड़ा एक्लेमेशन और अक्लॉड था जो मिला था रोमेनिया जब ये वापस गई थी तब। ऑलराइट, फ्रेंच ओपन जीता था और काफ़ी अच्छे मार्जिन से इन्होंने जीता था। मतलब अगर मैं बात करूं तो इन्होंने तकरीबन 3-6, 6-4 ऐसे मार्जिन से इनको हराया था।
अब हम बात कर लेते हैं विच आइलैंड क्रिएटेड अ वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी मतलब अगर मैं बात करूं तो हम बात कर रहे हैं डिजिटल करेंसी की, ठीक है। डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसपे इनका कहना है कि इनने अपनी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए किया है और कैश जो पेपर कैश है उसको बचाने के लिए किया है, ठीक है। तो एक तरह से बड़ा अच्छा कदम भी माना गया इसको, काफ़ी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी माना गया, इकोनॉमी बूस्टिंग भी माना गया, काफ़ी अच्छा एक माना गया। और बहुत छोटा सा आइलैंड है उसने ये चालू की है, और हम बात कर रहे हैं मार्शल आइलैंड्स की, ठीक है। मार्शल आइलैंड्स की हम बात कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि मार्शल आइलैंड ने जब इसको स्टार्ट किया तो उसको देखा देखी जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वो भी इससे काफ़ी प्रभावित हुई हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन डिजाइंड एज अ नोडल सेंटर फॉर प्रिपेयरिंग फ्लड फोरकास्ट टू एशियन नेशंस बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो जिम्मा है ये बेसिकली भारत के ऊपर यानी हमारे ऊपर डाला है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, फ्लैश फ्लड फोरकास्ट करनी है। कहाँ कहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, वियतनाम में, ठीक है, और हमें करनी है म्यांमार में, ठीक है, और हमें करनी है थाईलैंड में, और हमें करनी है श्रीलंका में, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ में बेसिकली आप मान रहे हैं कि ये जो एशियन नेशंस हैं इनको हमें क्या करना है, फ्लैश फ्लड फोरकास्ट जो है वो इंडिया प्रोवाइड करेगा। तो आंसर जो है वो आप जानते हैं क्या है, इंडिया, ए, ओके। नाउ Which city has a Guinness World Record for the largest number of people performing yoga at one place at the same time? ये बहुत न्यूज़ में आया था, बहुत बड़े एरिया में, तकरीबन 3 लाख स्क्वायर फीट या कुछ इतना बड़ा कुछ एरिया था, मुझे ध्यान नहीं है। 21 जून को ये हुआ था, बहुत न्यूज़ में था, जिसमें वहाँ की जो सीएम थी वसुंधरा राजे वो भी थी, और बाबा रामदेव जो थे उन्होंने भी कराया था, और तकरीबन 1,60,000 लोगों ने, ये मैं मिटा दूँ, 1,60,000 लोगों ने एक साथ योगा किया था, जो अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और बेसिकली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना भी हमारा एक मकसद था, ठीक है। तो ये बात हो रही है कहाँ पे हुआ था, ये कोटा में हुआ था। ये कोटा कहाँ, ऑफ कोर्स राजस्थान। Now, which of the following Nobel Prizes will not be awarded in 2018 by the Swedish Academy? तो इसमें इन्होंने क्राइसिस सिचुएशन बोली है, इन्होंने कहा है कि इस साल नहीं दे रहे हैं लेकिन अगले साल ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। और इसमें उन्होंने कहा है कि सेक्स अब्यूज़ को लेके काफ़ी सारे जो एकेडमी अवार्ड जो जज करते हैं, काफ़ी सारे जो लोग हैं, मतलब जो उसकी जूरी है, काफ़ी लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है बिकॉज ऑफ द क्राइसिस और रिलेटेड टू सेक्स अब्यूज़। तो इस वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड में अवार्ड देना भी इस साल, अगले साल वो देंगे। तो बात हो रही है किसकी, बेसिकली नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। और ये बात आप याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं 2018 की, ठीक है। तो 2018 में बात हो रही है नोबेल प्राइज। अब बता दूं मैं आपको, फ्रैंक लॉयड राइट was a modern American architect who developed a style known as a prairie school which strove for an organic architecture and design for homes and commercial buildings. Which of the following buildings were designed by Frank Lloyd Wright? अब इसमें अगर मैं बात करूं आपसे तो वॉल्ट डिज्नी का जो कॉन्सर्ट हॉल है भाई साहब, वो इन्होंने नहीं बनाया। मतलब वो, अगर मैं उसकी कॉन्सर्ट हॉल की बात करूं तो मैं इसमें नाम लिख देती हूँ, वो गैरी LLP ने बनाया था, ठीक है, गैरी LLP ने बनाया था। तो ये मैं जानती हूँ कि नहीं बनाया, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करती हूँ सेंटर जॉर्ज की, तो सेंटर जॉर्ज कंसाई में भी मेरे ख्याल से रॉजर ने बनाया है ये, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये रॉजर, हाँ ये रॉजर नहीं बनाया है। 2 भाई हैं या 2 एक जैसे सरनेम थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। रिचर्ड रॉजर नाम था एक का नाम रिचर्ड रॉजर था, ये मुझे अच्छे से ध्यान है, और एक और कोई रॉजर थे वो मुझे नहीं पता। रॉजर प्लस रॉजर, मतलब बहरहाल इन्होंने नहीं बनाया, ये बात तय है, ठीक है। अब इसमें जब हम बात करते हैं विला फेले की, तो विला फेले भी इन्होंने नहीं बनाया, ये भी कोई अलग सा नाम था। इम्पीरियल होटल टोक्यो जो है, इसमें बेसिकली एक जापानीज़ का नाम आता है, नाम मिटा दे रही हूँ मैं गैरी का। इसमें एक जापानीज़ का नाम आता है जिनका नाम आता है क्या, ताकाशाकी, शायद ताकाशाकी या ताका मैंने पढ़ा है, रुको, मैंने पढ़ा है। 2 लोगों ने मिलकर बनाया था। तो एक तो मतलब ये तो खैर ये तो मुझे पता है कि ये फ्लॉयड राइट उसमें से एक नाम थे, और दूसरा नाम याद करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ताकाशाकी, हाँ ताकाशाकी। तो ये 2 मेजर आर्किटेक्ट थे इसके बिल्डिंग के, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, रॉयल होटल जो इंपीरियल होटल है वो आप अगर बात करते हैं फॉलिंग वाटर में, तो बेसिकली ताकाशाकी
और हाँ ताकाशाकी और फ्लॉयड राइट ने मिलकर बनाई थी। तो 2 मेजर इसके आर्किटेक्ट ये माने जाते हैं। ठीक है, तो आंसर आपको पता चल गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 31st में हम बात कर लेते हैं कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑल अराउंड इन जिम्नास्टिक। ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं जब हमने स्पोर्ट्स किया था। ठीक है, और मैंने आपको समझाया था कि ऑल अराउंड का जिम्नास्टिक का मतलब होता है ऑल द इवेंट्स कंबाइंड, जितने भी इवेंट्स हैं उन सबको कंबाइन करके बात की जाती है। ऑल अराउंड जो विनर होता है उसके भी सारे स्कोर जो है वो कंबाइंड होते हैं। मतलब ऑल अराउंड का मतलब बेसिकली होता है ऑफ ऑल द इवेंट्स कंबाइंड। ठीक है, तो इसमें बात कर लेते हैं द टोटल ऑफ ऑल 4 इवेंट्स इन वुमेन जिम्नास्टिक ओनली, द टोटल ऑफ ऑल 4 इवेंट्स इन द वुमेन रिदमिक जिम्नास्टिक ओनली, या फिर द टोटल ऑफ द ऑल 4 इवेंट इन वुमेन जिम्नास्टिक एंड रिदमिक जिम्नास्टिक, या फिर ऑल 6 इवेंट्स इन मेन जिम्नास्टिक। तो बेसिकली जितने होते हैं ना, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो बेसिकली आंसर जो है आप ये बात कर सकते हैं कि इसमें टोटल ऑफ 4 इवेंट्स इन रिदमिक जिम्नास्टिक, तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो इसका आंसर है टोटल ऑफ ऑल 4 इवेंट्स इन वुमेन जिम्नास्टिक एंड रिदमिक जिम्नास्टिक एंड ऑल 6 इवेंट इन मेंस जिम्नास्टिक। तो इसमें तीनों ही चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सो द आंसर विल बी क्या होगा, 3rd and 4th ओनली। ओके, नाउ विच ऑफ द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन एन इंडिविजुअल, इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो बेसिकली साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट का। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट के साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत सारे होते हैं, एग्रेशन भी होता है, डिप्रेशन भी होता है, हार्ट के एलिमेंट्स भी आपको हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं आपको। लेकिन हाइपरटेंशन भी एक बहुत बड़ा कारण है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क, नॉट नेसेसरली, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क और भी कारण से हो सकता है ना। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हम मान सकते हैं उसको, बट इट इज नॉट द क्लोजेस्ट आंसर। पेप्टिक अल्सर तो एक अलग चीज हो गई, साइकोलॉजिकल नहीं है। पेप्टिक अल्सर आपकी फिजियोलॉजिकल और डिसऑर्डर है, तो हम वो नहीं बोलेंगे। सो द आंसर इज बेसिकली हाइपरटेंशन। Now, which of the following statement is correct regarding stress management? अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कौन सी चीज सही है? स्ट्रेस मैनेजमेंट इज लर्निंग अबाउट द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। मतलब बेसिकली ये है कि आप एक तरह से आप ये समझ रहे हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में जब आप ये समझ रहे हैं कि आपकी बॉडी और आपका माइंड किस तरह से वर्क कर रहा है, आप वो चीज़ समझ सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू कि आपका भाई कोऑर्डिनेशन है ना, क्योंकि हर चीज़ जो है इवेंचुअली माइंड से ही चलती है। और अगर आपकी बॉडी का कोऑर्डिनेशन, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेस या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और भी साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होने लगते हैं, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट इफ योर माइंड इज नॉट एट पीस, या आपका दिमाग अगर शांत नहीं है ना, तो उसमें बहुत सारी सिचुएशन है, बहुत सारी आपको और भी तरह की समस्याएं जो हैं वो पैदा होंगी, और भी समस्याएं जो हैं वो बड़ी होकर खड़ी हो जाएंगी आपके सामने। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प्स अस टू कंट्रोल आवर हेल्थ इन अ पॉजिटिव वे। स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर हम जानते हैं बेसिकली तो क्या होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड आवर हेल्थ इन अ पॉजिटिव वे। स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्प्स अस टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है अवॉइडिंग ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस। मतलब अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट हम कर रहे हैं तो बेसिकली हम हर प्रकार का स्ट्रेस जो है वो से अवॉइड कर सकते हैं। नॉट नेसेसरली हम स्ट्रेस मैनेजमेंट से स्ट्रेस अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नेसेसरली इसका मतलब ये नहीं होता कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हमको ये बताए कि हम हर तरह का अवॉइड कर सकते हैं स्ट्रेस। सो द बेसिक आंसर टू दिस इज, अगर हम बात करते हैं तो बोथ ए एंड बी सीम्स टू बी राइट। नाउ व्हाट शुड यू डू व्हेन यू मेक अ मिस्टेक? अगर आपने गलती कर दी है, अगर आपसे भूल हो गई है, तो आप क्या करेंगे उसको सुधारने के लिए? ठीक है, आप दूसरों के सर पे फोड़ देंगे जाके पूरा का पूरा, भाई इसकी गलती थी, इसने बोला था, इसने समझाया था। ये कोई हेल्पफुल नहीं होता लाइफ में। ठीक है, या फिर आप कहेंगे कि आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, भूल जाएंगे, भाई गलती हुई और भूल जाओ, मतलब जिसको बोलते हैं ना मिट्टी पाओ जी, भूलो जो भी किया भूल जाओ करके। ये भी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है ना। आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरों को लेक्चर देंगे कि देखो मुझसे ये गलती हुई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। ज्ञान देंगे? नहीं, ज्ञान जी की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान बाबा किसी को नहीं चाहिए होते, तो नहीं होगा। आप बेसिकली एग्जामिन करेंगे कि आपसे क्या गलती हुई, आकलन करेंगे कहाँ गलती हुई, कैसे उसको सुधारा जा सकता है, और उससे नई चीज़ सीखेंगे। ठीक है, सो बेसिकली आप एग्जामिन करेंगे और आप उससे नया कुछ सीखेंगे। 35 थ्रू प्रॉब्लम यू बेस्ड लर्निंग अ स्टूडेंट कैन, अगर आप लर्निंग कर रहे हैं थ्रू प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट कैन डेवलप द एबिलिटी टू फाइंड एंड यूज अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग।
employ effective self-directed and self-motivated learning skills, continuously monitor and assess the adequacy of their own knowledge. मतलब क्या कर सकते हैं आप, अगर आप बेसिकली प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है आपकी, तो उसके थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं एबिलिटी, जिससे आप फाइंड कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज को आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जो भी आपकी समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। एम्प्लॉय कर सकते हैं सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड लर्निंग स्किल्स को, ठीक है, और कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं और असेस कर सकते हैं एडुकेसी अपने नॉलेज की। तो ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्टिव हैं। तो आंसर जो है वो है बेसिकली डी। Alright, which of the following does not show professionalism? Amit is sending text messages to his friend during a session. Rohan comes to office 10 minutes late early every day. Vinita helps her colleagues if they need any assistance. तो बेसिकली देखो, ये अगर कोई व्यक्ति भाई काम से पहले, समय से पहले ऑफिस आ रहा है तो ठीक है, वो आप ये मान लो कि उसको कोई काम होगा, कोई चीज़ चाहिए होगी, कोई काम सोचता होगा कि भाई मैं काम पूरे दिन का शुरू हो उससे पहले करके अपना जो पेंडिंग काम है, जो भी अपना डेस्क वेस्क जो है बढ़िया से जमा लूँ, सजा लूँ, तो ये तो ठीक है, ठीक है। अब उसमें विनीता जो है उसके कलीग्स को या उसके जो फ्रेंड्स हैं या उसके जो ऑफिस के मेट्स हैं उनको कोई प्रोजेक्ट पे काम है, नहीं समझ में आ रहा, विनीता उनकी हेल्प कर रही है, तो ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर आपका तो कोई दोस्त है, बैठे बैठे वो आपको चैट कर रहा है आपसे और आप ऑफिस में बैठे हैं और आप भी उसका रिप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली इस सेशन में अगर आप ये काम कर रहे हैं तो बेसिकली प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो आंसर इज ऑब्वियसली ए। नाउ नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च टेक्नोलॉजी चैलेंज फॉर सोल्यूशन टू एंड ह्यूमन इंटरवेंशन एंड क्लीनिंग द सीवर्स। अब आपको मालूम है कि जब ये बात हुई थी तो हमने ये बात की थी, ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ने, अर्बन अफेयर्स ने सॉरी, ये बात की थी और इनके जो मिनिस्टर थे उन्होंने बाकायदा इसमें बयान भी दिया था और उन्होंने कहा था कि नोडल एजेंसीज को भी इस पर काम कराया जाएगा और कोई भी ह्यूमन, अब जो आप बात करते हैं कि आप क्लीनिंग जो सीवर्स का काम है वो पूरा ऑटोमेटिक होना चाहिए, मशीनरी के द्वारा होना चाहिए, ह्यूमन स्कैवेंजर्स जो हैं वो ये काम नहीं करेंगे, इस पर बात हुई थी। और मिनिस्ट्री का ये बयान किसने दिया था, इनके जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है, अगर आपको मालूम है, हरदीप सिंह जी। हरदीप सिंह जी ने ये बात बोली थी और हरदीप सिंह जी ने जब ये बात बोली तो उनके ऊपर स्पोक्स पर्सन ने भी कहा और आप कह सकते हैं स्वच्छ भारत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन के तौर पे भी देखा जा रहा है, ठीक है। द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। Now the last question, recently elected Prime Minister of Malaysia, basically अगर हम इनकी बात करते हैं तो मलेशिया में ओल्डेस्ट इलेक्टेड लीडर हैं जो कि 92 उम्र में लीडर बने हैं, ठीक है। इनका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो इनका नाम है बिन मोहम्मद, महातिर बिन मोहम्मद, महातिर बिन मोहम्मद। एक्चुअली ये पहले भी रहे हैं, महातिर बिन मोहम्मद नाम है इनका। और इसमें आपको मालूम है मलेशिया जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है और इसमें 15 साल बाद ये दोबारा री इलेक्ट हुए हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, इसलिए इनका नाम जो है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया, क्योंकि किसी भी कंट्री के सबसे उम्र दराज मतलब 92 ईयर्स में जाके अगर आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तो उस देश में कुछ भी, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ये हमें क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो महातिर बिन मोहम्मद, आप ये नाम याद रखिएगा। With this we have come to an end of our 2018 PYQs. I'm sure आपने अच्छे से किया होगा, समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत, कोई अगर कोई समस्या है तो you know what you need to do। आपको ये भी मालूम है कि हम मैग्नेट ब्रेन्स पे, आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे FB, इंस्टा एंड टेलीग्राम के थ्रू। बाकी आप जानते हैं कि यूट्यूब और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट तो है ही, ठीक है। बाकी जितनी पढ़ाई करनी है वो भी सब यहाँ हो जाएगी। PYQs अभी चल रहे हैं, बढ़िया से करो ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो और पढ़ाई और एग्जाम जो है बहुत बेहतरीन सा हो, ठीक है। ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टडी वेरी हार्ड। थैंक यू।